गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जनार्दन सिंह आप लोगों को क्लास 12th का प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि पदार्थ मुख्य रूप से कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें फर्स्ट प्रथम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। सेकंड, हिंदी में बोलते हैं द्रव और इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। थर्ड, हिंदी में बोलते हैं गैस और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, गैस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पदार्थ जो होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटी छोटी कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं तथा किसे कहते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवयवी कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयवी कण बोलते हैं। ये अवयवी कण जो होते हैं क्या हो सकते हैं, तो इनमें हो सकते हैं परमाणु, अणु या आयन। यानी कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है, जिनमें परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि पदार्थ की प्रथम अवस्था जिसको बोलते हैं ठोस, सॉलिड, और आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ठोस अवस्था कहते किसे हैं, ये ठोस अवस्था होता क्या है। तो आप सब लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि ठोस वे होते हैं, ठोस वे होते हैं जिनके आयतन तथा आकार, आयतन तथा आकार, आकार का मतलब होता है, आकार से भी बेटर वर्ड होता है आकृति, यानी शेप की बात कर रहे हैं इसमें। आकृति क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठोस। यानी ठोस वे होते हैं जिनके आयतन तथा आकृति निश्चित होते हैं। अब बात करेंगे द्रव की। द्रव किसे कहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि द्रव वे होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। अब बात करेंगे गैस की। गैस किसे कहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि गैस वे होते हैं जिनके आयतन तथा आकार दोनों क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। तो आपने देखा कि ठोस वे होते हैं जिनके आयतन तथा आकार या आकृति क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव वे होते हैं जिनके आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस वे होते हैं
जिनके आयतन तथा आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ठोस का आयतन व आकृति निश्चित क्यों होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो हम सब लोग जानते हैं कि ठोस वे होते हैं जिनकी अणु एक दूसरे से सघन, सघन का मतलब पास पास क्या होते हैं, पास पास एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर आणविक बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी आप लोग जानते हैं कि इनमें कौन सा बल होता है, तो इनमें होता है प्रबल, प्रबल आकर्षण बल, या जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं अंतरा आणविक, अंतरा आणविक या अंतरा अणुक भी बोला करते हैं बल। द्रव वे होते हैं जिनके अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इनमें लगने वाला आकर्षण बल कैसा होता है, तो इनमें लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, यानी कि दुर्बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। और गैस किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा कि गैस वे होते हैं जिनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें लगने वाला आकर्षण बल नहीं होता है, तो इसमें आकर्षण बल अब देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। ठोस वे होते हैं जिनके आयतन आकृति निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं? इसलिए निश्चित होते हैं क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण इनमें लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही मजबूत होता है, जिनके कारण इनके अणु एक दूसरे से बहुत ही शक्तिशाली बल से जुड़े होते हैं, जिनके कारण ये अलग नहीं होते हैं। अब कोई आपसे पूछे अंतर आणविक बल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए अंतर आणविक बल किसे कहते हैं, दो अणुओं के मध्य, दो अणुओं के मध्य, यानी हम जानते हैं कि पदार्थ में बहुत सारे अणु हो सकते हैं, लेकिन अंतर आणविक की बात करें तो हम बोलेंगे कि दो अणुओं के मध्य लगने वाली पारस्परिक, दो अणुओं के मध्य लगने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। यानी आप किसी भी चीज़ का तुलना किससे करते हैं, दो लोगों से कंपेरिजन करते हैं, ये बड़ा है छोटा, उसी प्रकार से दो अणुओं के मध्य, यानी दो अणु हैं और इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल, यानी एक दूसरे को कितने ज़्यादा आकर्षण बल से एक दूसरे को खींच के रखे हैं, इसी बल को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन आएगा कि ठोस वे होते हैं जिनका अंतर आणविक स्थान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब अंतर आणविक स्थान किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि दो अणुओं के मध्य, दो अणुओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान कहते हैं। यानी अंतर कितना अंतर, ये दो अणुओं के मध्य, किनमें, दो अणुओं के मध्य के अंतर कि क्या, इसके अंतर के स्थान के अंतर को क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं। अब देखिएगा ठोस में क्या होता है, एक दूसरे से बहुत पास पास है तो अंतर आणविक बल का मान क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन अंतर आणविक स्थान क्या होगा, कम होगा, यानी इनके बीच आणविक स्थान, यानी इनके अणुओं के मध्य कोई खाली स्थान नहीं है, तो इनके जो अणु होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, बल्कि अपने ही स्थान पे क्या करते रहते हैं, बस कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं द्रव की। द्रव वे होते हैं जिनके आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकृति अनिश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो ठोस के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, और इनके मध्य अंतर आणविक स्थान जो होता है ठोस की अपेक्षा क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी अंतर आणविक बल कम हो गया लेकिन अंतर आणविक स्थान क्या हो गया, अधिक हो गया, स्थान क्या हो गया, अधिक हो गया। अब इनको एक दूसरे की जो पकड़ने की क्षमता है
वो ठोस से क्या है, कम है, और कम है तो जिनके कारण इनमें क्या होता है, अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस वे होते हैं जिनमें अंतराण्विक बल पाया ही नहीं जाता है, यानी कि अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, शून्य होता है, तथा अंतर आणविक जो स्थान होता है वह बहुत ही क्या होती है, अधिक होती है। अब सुनिए, आपको हम बता दें कि ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या विभिन्नता पाई जाती है। स्टेप बाय स्टेप करके हम बता रहे हैं आपको कि दोनों तीनों में, ठोस में, द्रव में, गैस में क्या अंतर पाई जाती है, क्या इन तीनों में विषमताएं हैं, क्या भिन्नता है। तो चलिए, पहला क्या हो गया, तो पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, और तीसरा हो गया गैस। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन। चलिए आयतन के बारे में तो आप अभी पढ़े हैं। दूसरा हो गया आकृति, और तीसरा हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा की बात कर लिया जाए, गतिज ऊर्जा। फिर बात करेंगे घनत्व की, चौथा घनत्व। पांचवा बात कर लें गलनांक, गलनांक। छठवां बात करते हैं क्वथनांक, और सातवां आपको डिफरेंट बताते हैं संपीड्यता, संपीड्यता। देखिए आपने छोटी क्लास में बस पढ़ा था आयतन आकृति के बारे में, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। ठोस वे होते हैं जिनके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस वे होते हैं जिनके आयतन निश्चित होते हैं, तथा आकृति भी क्या होती है, निश्चित होती है। आपने अभी देखा पिछली क्लासों में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव वे होते हैं, द्रव वे होते हैं जिनके क्या होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, परंतु आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। गैस वे होते हैं जिनके आयतन और आकृति दोनों क्या होती है, अनिश्चित होती है। इसको हम आपको समझा दें कि ठोस क्या होते हैं, तो हम बोले कि ठोस वे होते हैं जिनके आयतन आकृति क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अभी आपने देखा होगा, सपोज करिए एक ईंट है, सपोज करिए आपने देखा होगा ईंट की कुछ दीवारें देखी होंगी जिनके बीच बीच में कुछ गैप होता है। अब सपोज करिए ये ईंट की, मान के चलिए कच्ची दीवार है, ईंट ऐसे ऐसे लगा दिए गए हैं। अगर ये बताइए इनके बीच परस्पर अगर आकर्षण बल से अगर ये सीमेंट से जुड़ गए हैं तो क्या आप इधर दबाएंगे। सपोज करिए, देखिए पहले हम आपको समझा दें, एकदम ईंट की दीवार पास पास है, ये घर किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी है। तो हम जानते हैं कि जब ये एक दूसरे से एकदम परस्पर जुड़े हुए हैं, और किससे जुड़े हुए हैं, सीमेंट, यानी बहुत ही परस्पर बल से जुड़े हैं, तो आप इस ईंट को इधर करेंगे तो जाएगा, जगह ही नहीं तो जाएंगे कहाँ से, इधर करोगे जाएगा नहीं जाएगा, नीचे करेंगे जाएगा नहीं जाएगा। तो इससे क्या पता चला, मतलब ये दूसरे से इतने आकर्षण बल से जुड़े हैं कि आप इनकी आकृति, जो शेप पहले इसकी आकृति ऐसे ही है, आप कितना भी बल लगाएंगे तो इसकी आकृति को चेंज नहीं कर पाएंगे, और आयतन का भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आयतन का मतलब आपको पता ही है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। तो अगर ये दीवार इतना घेरा हुआ तो आप कुछ भी करेंगे हमेशा स्थान कितना घेरेगा, इतना ही घेरेगा। लेकिन अब सपोज करिए अगर यही परस्पर बल कम होता, कच्चिया दीवार होती, तो आराम से हम क्या करते, बल लगा लेते, और बीच में अगर गैप भी होता तो आराम से इधर उधर कर देते, आकृति चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ठोस में। अब देखिए ठोस का आयतन आकृति क्या होता है, निश्चित हो गया, समझ में आ गया। द्रव की बात करते हैं, द्रव का आयतन निश्चित क्यों होता है, आकृति अनिश्चित क्यों होती है। तो आपने देखा होगा द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड, तरल। तो हम आपको बता दें कि जो मान के चलिए 1 kg दूध है, 1 kg दूध में अणु या परमाणु की संख्या मान के चलिए 6 है, तो इनके अणुओं के मध्य की डिस्टेंस कुछ ऐसी है, सपोज करिए। अब देखिए ये दूध है या पानी है, सपोज करिए 1 kg का है, इसमें अणुओं की संख्या 6 है। ये गिलास में तो कुछ ऐसे, अगर इसी को बाल्टी में रखा जाए,
इसी को क्या कहते हैं, अगर बाल्टी में रखा जाए तो 6 अणु कुछ कैसे अरेंजमेंट हो जाएंगे, इनके मध्य तो आकर्षण बल कम है, और कम है तो ये चाहे तो इसको छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, ये चाहे तो छोड़ के यहाँ भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, तो कुछ ये ऐसे फैल जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसे फैल जाएंगे। अब आपने देखा क्या, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस हुए होते हैं जिनकी आयतन निश्चित, आयतन का मतलब यहाँ पे किसका बात करें, वजन की। तो इसमें यदि 1 kg दूध है तो इसमें भी कितना दूध है, 1 kg ही दूध है, लेकिन चेंज क्या हुआ, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है आयतन जो है इतना ऊपर तक घेरा था, यानी स्थान ज़्यादा घेरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आयतन क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी आयतन कम, स्थान कम घेरा हुआ। समझ में आ रहा है, यानी इसकी आकृति क्या हो गई, बदल गई, आकृति क्या हो गई, चेंज हो गई, लेकिन वहाँ पे आकृति दूसरा थी और यहाँ पे आकृति इसकी ग्रहण कर ली। तो यही कह रहा है कि जो द्रव होते हैं उनकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती। जैसे सपोज करिए ग्लास में पानी रखे हैं, अगर पानी ऊपर तक भरे, आप पीछे नीचे से दबा देते हैं तो पानी क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ गिर जाती है, ऊपर बढ़ जाती है, मतलब आकृति फिक्स नहीं होती है। तो यही कह रहा है कि ठोस हुए होते हैं, सॉरी द्रव वे होते हैं जिनके आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब गैस को आपको समझा दें, तो जैसे आपको समझाते हैं, सपोज करिए आपका ये किचन है, अगर इसमें गैस लीक हो रहा है तो सबसे पहले आपकी गैस कहाँ फैलेगी, पूरे घर में फैलेगी। तो उस समय उसकी आकृति कैसी बनी, यानी इस पूरे घर के जैसे आकृति बन गई। अब सपोज करिए आपने दरवाज़ा खोल दिए तो पता चला कि आपके घर के बाहर भी फैल गया। तो पहले आकृति ऐसे थी, अब चारों तरफ आकृति बढ़ गई कि नहीं, अब आकृति दूसरा तरफ, कुछ देर और फैलेगा तो पता चलेगा कि आपके आसपास फैल जाएगा। तो जैसे जैसे गैस लीक हो रहा है आयतन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, आकृति चेंज हो रही है, लेकिन आकृति तो परिवर्तित हो ही रही है, लेकिन आयतन में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे, तो सपोज करिए आप जैसे जैसे गैस लीक हो रहा है आपकी गैस की मात्रा कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो आयतन भी चेंज हो गया और आकृति भी क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी परिवर्तित हो गई। जैसे आपने पढ़ा देखा होगा, घरों में अगरबत्ती जलाते हैं तो वो पूजा वाले घरों में क्या होती है, अगरबत्ती जलाएंगे तो पहले सबसे पहले पूजा वाले घर में पूरे महकेगी, कुछ समय बाद दरवाज़ा खोलेंगे तो आसपास महकना शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे उसकी आयतन क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, यानी आकृति उसकी बदल रही है लेकिन आयतन भी परिवर्तित हो रही है। कैसे, तो जैसे जैसे अगरबत्ती जल रही है उसकी आयतन क्या हो रही है, घटती जा रही है। अब हम बात करेंगे आपको गतिज ऊर्जा की। तो अभी आपको समझाएं कि ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो जब पास पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, गति नहीं करते हैं बल्कि अपने स्थान पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि ठोस में गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, कम होती है, यानी अपने ही स्थान पे क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, निगेटिव देन के बराबर होती है, न के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। और अभी आपने पढ़ा द्रव की बात कर लो, तो द्रव में क्या पढ़े, इनके अणु क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इनके अणु जब थोड़े दूर दूर होंगे तो यहाँ से यहाँ तो गति कर सकते हैं ना। अभी आपको समझाते गिलास में ऊपर 3 लाइनिंग में थी और नीचे बाल्टी में गई तो 2 लाइनिंग में हो गई, तो अणु चेंज हो गए कि नहीं हो गए। तो यही कह रहा है कि द्रव वे होते हैं जिनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी इनमें गतिज ऊर्जा होती है, होती है। कैसे होती है, तो ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठोस से क्या होती है, अधिक होती है। ये भी ध्यान देना है कि ठोस से क्या होगी, अधिक होगी। गैस में तो सबसे अधिक पाई जाती है, आपने पढ़ा होगा। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी त्याग यानी लांग देता है, यानी उससे भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे नीचे से उठ कर तुरंत कहाँ चला जाता है, ऊपर फैलने लगता है। तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। अब हम बात करेंगे घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा घनत्व किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो आपने पढ़ा कि ठोस बहुत सॉलिड होता है, बहुत मजबूत होता है, प्रबल होता है, उसका आयतन आकृति चेंज नहीं होती है, तो इसका घनत्व क्या होगा, ठोस का घनत्व अधिक होती है। आपने पढ़ा भी होगा, 12th के स्टूडेंट हैं, घनत्व क्या होती है, अधिक होती है। द्रव के घनत्व क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। और गैस के क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। अब बात करेंगे गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं,
गलनांक का मतलब गलना, कोई पदार्थ गलेगी कब? तो जब ठोस में रहेगी तब ना। जैसे कोई वस्तु मान के चलिए पानी है, बर्फ में है, तो किस अवस्था में? ठोस में, और गल गई तो किस में हो गई? पानी में। तो इसे क्या कहेंगे? गलनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे कि वह निश्चित ताप, ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, जब हम पढ़ाएं तो आप लोग पेन और कलम साथ में रखा करिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाती है? द्रव अवस्था में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। वह निश्चित, या कह रहे कि गलनांक किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक, यानी गल जाना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने पढ़ा होगा ठोस के क्या होते हैं? अणु बहुत प्रबल बल से जुड़े रहते हैं, तो प्रबल बल से जुड़े होते हैं तो उनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताप ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें तापमान क्या होता है? तो ठोस का गलनांक जो होता है क्या होते हैं? उच्च ताप पे होती है। कैसे होती है? उच्च ताप पर। अब इनके अणु थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और थोड़े दूर दूर होते हैं तो इनमें लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, और कम होता है तो क्या हो जाएगा? ठोस के अपेक्षा इनके थोड़े ताप क्या हो जाते हैं? कम ताप पर होते हैं। ठोस से कम ताप पे, इसको ध्यान देना है, कम ताप पर होते हैं। और इसके क्या होते हैं? तो गैस का तो आप ऐसे ही सुने होंगे, गैस को हल्का सा हीट करते हैं तो इनके अणु तुरंत ऐसे ही वाइब्रेट रहते हैं और ज़्यादा घूमने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं? सबसे अधिक किसका हो गया? तो सबसे अधिक हो गया आपका ठोस, उससे कम द्रव, और सबसे कम किसके होते हैं? तो सबसे कम होते हैं गैस के, कम होती है। अब अगला बात करेंगे क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो सुनिए, क्वथनांक का मतलब होता है द्रव से वाष्प में परिवर्तित होना। किसमें? वाष्प। तो कोई पदार्थ द्रव है यानी लिक्विड है, और वाष्प में कब परिवर्तित होगा? जब ताप देंगे, तब हीट देंगे तब ना। तो हम क्या कह सकते हैं? गलनांक अगर कोई आपसे पूछे कि क्वथनांक का डिफिनीशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या हो जाती है? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। यानी फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो फिर वही प्रक्रिया चलेगी। इनके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं, तो इनमें लगने वाले बल का मान अधिक होगा, तो इनका क्वथनांक भी क्या होगा? उच्च होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। ये डिपेंड करता है उनके अणुओं के मध्य लगने वाले बल पे, इस बात को ध्यान दीजिए आप। अधिक होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा, ठोस से कम होता है, यानी कम करते रहिए। और इसमें क्या होता है? सबसे कम होती है। अब बात करेंगे संपीड्यता। संपीड्यता किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? संपीड्यता का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ पे बाह्य बल लगाने पर, जब किसी पदार्थ में बाह्य बल लगाने पर उनके क्या हो जाते हैं? आयतन और आकृति क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? संपीड्य। यानी वे पदार्थ, जैसे आपने देखा होगा रबड़, रबड़ पे बाह्य बल लगाते हैं तो क्या हो जाती है? ऐसे घींचे फैल गई, फिर हटा दिए, पहले अवस्था में आ गई, तो ये संपीड्य है। अब सपोज करिए डस्टर ले लीजिए, मार्कर, मेरा मार्कर ही ले लीजिए। अब ये बताओ क्या इस पर बल लगाओ तो कुछ परिवर्तन होने वाला है? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? असंपीड्यता, यानी ये संपीड्य नहीं है। संपीड्य हुए होते हैं, जैसे मान के चलो गुब्बारा है, बैलून है, दबाए, दब गया, छोड़ दिए, पूरा अवस्था में आ गया। तो ये कह रहा है ठोस वे कैसे होते हैं? तो ठोस असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्यता होते हैं। मतलब यानी इस पर बाह्य बल लगाने से इसके आयतन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। ये सबसे ज़्यादा संपीड्य होते हैं। क्लियर है? अगर आगे आप पढ़ने चाहेंगे इसको डीपली तो आप तरलता की बात कर लीजिए। तरलता, तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता, तरलता का मतलब होता है बहाव। तो आप जानते हैं कि ठोस क्या होता है? जमा हुआ तो सॉलिड होता है, उनके पास में, तो वो तो बहेगा नहीं, तो इसमें तरलता नहीं होती है।
लेकिन द्रव तो आपने देखा ही होगा, पानी गिराता है तुरंत बहना शुरू हो जाता है, यानी तरलता होती है। तो द्रव में तरलता पाई जाती है। और गैस की तो बात आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा फैलता है तो सबसे अधिक पाई जाती है। अब बात कर ले एक चीज, लास्ट टॉपिक बचा हुआ मेरा, विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना। विसरण का मतलब होता है फैलना, यानी ठोस तो आपको पता ही है कि उनके रूप आसपास होते हैं और बहुत प्रबल बल से जुड़े होते हैं, तो इनके आकार चेंज होगा नहीं तो फैलेगा कहाँ से। तो इनमें विसरण नहीं पाया जाता है, यानी बहुत कम पाया जाता है। इनमें क्या होता है, तो इनमें विसरण पाई जाती है, पाई जाती है। जैसे आपको समझना चाहेंगे तो समझ भी सकते हैं। जैसे सपोज करिए पानी है, पानी में हल्का सा इंक डाल दें, पानी में हल्का सा क्या करें, इंक डालते हैं, तो आप देखते हैं इंक धीरे 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 चारों तरफ पानी में क्या हो जाती है, फैल जाती है। कलर डाल दीजिए, थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाती है, फैलने लगती है। तो इसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो द्रव में विसरण पाई जाती है। और गैस की तो बात आप सुने ही होंगे, हल्का सा गैस लीक हुआ तुरंत चारों तरफ फैल जाता है। जैसे आप मान के चलिए रूम में एक सेंट ले लीजिए, सेंट हल्का सा परफ्यूम किए, आपको पता चला पूरा रूम में महकने लगता है, दूर दूर तक महकने लगता है। तो इनमें विसरण क्या होती है, सबसे अधिक पाई जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो पढ़ाया हूँ वो समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी छात्र को या छात्राओं को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। नमस्कार।